हेलो एवरीवन, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने बाकी का पार्ट लेके हेल्थ और कंसेप्ट का। तो अब मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशन होते हैं और हेल्थ के कैसे कंसेप्ट चेंज हुए हैं, बायोमेडिकल से इकोलॉजिकल, देन साइकोसोशियल, देन कौन सा हुआ हॉलिस्टिक। फिर मैंने डायमेंशन के बारे में बात की, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, हम सब के बारे में बात कर चुके हैं। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए थे जो कि यूएन के द्वारा 2000 के अंदर एक्सेप्ट किए गए हैं कि इन आर्टिकल में ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चे, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं आपके सामने कि हेल्थ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो हेल्थ के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि अगर किसी को हेल्दी रहना है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो कौन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा? सो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ। अब हेल्थ के लिए किसी एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। आप बात को समझने की कोशिश करें। कोई एक व्यक्ति इस हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हेल्थ जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है। गवर्नमेंट से पूरी तरह आप ये एक्सपेक्ट करो कि गवर्नमेंट ही आपको हेल्दी रखेगी, तो आप तम्बाकू गुटखा खा के सोते रहोगे तो गवर्नमेंट आपको हेल्दी नहीं करेगी। अगर आप ये सोचो कि मैं तम्बाकू गुटखा नहीं खाऊंगा और उसके बाद मेरे को बीमार पड़ा तो मैं दिखाऊंगा क्या? अगर अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल नहीं बनाए तो उनकी भी कमी है। तो किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ रखना, हेल्दी रखना सबकी मिलजुल कर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हेल्थ मल्टी फैक्टर एस्पेक्ट होता है। तो सबसे पहली जो है वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आप पहले खुद अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप बीमार ना पड़ें और आप अपने दिनचर्या को और अपनी चीज़ों को संयम के साथ रखें। तो बेटर है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर आप हेल्दी ही रहेंगे। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क पड़ता है। आपने कहा दूसरा बताइए, दूसरा बच्चे कौन सा है? दूसरा है कम्युनिटी। आप जिस समाज में रहते हो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना आपके प्रति, तो कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके प्रति बनती है। फिर आपके कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? स्टेट, यानी कि आपका जो राज्य है वो भी आपकी हेल्थ में हेल्प करे। जो गवर्नमेंट फैक्टर हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जिस राज्य में आप रहते हो वो राज्य भी तो आपकी हेल्थ के लिए कुछ काम करेगा, तो आपको हेल्दी रखना उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर हम बात करते हैं, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, कुछ स्कीम ऐसी होती है जो नेशनल लेवल से आती हैं, समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल आती हैं। यूएन फंड करता है, यूनिसेफ फंड करता है, डब्ल्यूएचओ फंड करता है उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कि आपकी मदद की जाती है, जैसे कहीं भी कोई भी महामारी फैलती तो सारे देश उसको हेल्प करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो बच्चे ये कहलाता है इंटरनेशनल। तो आपके कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हेल्दी रखती हैं इंसान को, और वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलकर अपने अपने काम पूरे करती हैं तो फिर ये इंसान हेल्दी ही रहेगा। तो हेल्दी रखने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी चार मेनली होती है: इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग हेल्दी, हेल्दी बनने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किस किस का हम जिक्र कर रहे हैं बच्चे? नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अभी क्या पढ़े थे? वो डायमेंशन थे, ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट्स है बच्चे। सो दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं? देखो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। देखो एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है पर इसका डिस्क्रिप्शन तो पूछ ही नहीं सकता। तो फिर ये जरूरी कहाँ? ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जो नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ नाम याद हो जाए दैट इज मोर देन सफिशियंट। वो इनके नाम याद कर लें तो भी काम चल जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो मेरा इस कम्युनिटी वीडियो बनाने का, कम्युनिटी सब्जेक्ट को लेने का, अपने ऊपर लेने का पर्पज ये है कि आई वॉन्ट टू सेटिस्फाइड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस जीनोमिक। चाहे वो बीएससी कर रहा बच्चा हो, चाहे वो सीएचओ की तैयारी कर रहा बच्चा हो, चाहे वो नॉट सेट की तैयारी कर रहा बच्चा, मैंने कंटेंट ऐसा क्रिएट किया है कि इसमें हर सब्जेक्ट और हर बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कि उसे लगेगा मेरे काम की चीज़ है। अब कुछ चीज़ हो सकती है आपके काम की कम हो पर वो दूसरे के काम की बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। डिटर्मिनेंट्स अगर आपसे पूछता है तो नॉर सेट में एमसीक्यू में तो सिर्फ नाम पूछ सकता है, बाकी डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो थ्योरी में पूछेगा, और डिस्क्रिप्शन बनाना बहुत आसान है, आपको नाम याद हो जाए यही काफ़ी होता है बच्चे। तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट्स हैं? पहली बात तो याद रखना, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स 12 होते हैं। अब कौन कौन से हैं हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स? 12 जो है। सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल, यानी हेल्थ को प्रभावित करने वाले, जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं या जो हेल्थ बनाते हैं उन्हें कहते हैं हेल्थ डिटर्मिनेंट। तो बायोलॉजिकल है एक हेल्थ डिटर्मिनेंट। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा बिहेवियरल है। तीसरा ह्यूमन राइट्स है। चौथा बताइए। चौथा एनवायरमेंटल है।
पांचवा हेल्थ डिटरमिनेंट है सोशियो इकोनॉमिक, और छठवां है हेल्थ केयर सिस्टम। तो बच्चे ये कौन सा है, सोशियो इकोनॉमिक, और छठवां है क्या बताया था बच्चे मैंने, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। सातवां कौन सा है, सेवंथ है सोशियो कल्चरल, और आठवां है एजिंग पॉपुलेशन। सोशियो कल्चरल और आठवां है बच्चे कौन सा बताया था मैंने, दैट इज द एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन जिस समाज में ज़्यादा है वहाँ पर हेल्थ इश्यू ज़्यादा हैं, जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ हेल्थ इश्यू कम आते हैं। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी साइंस डेवलप है तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, ऐसा मानना है, मतलब कि आपके पास बचने के साधन ज़्यादा हैं किसी भी चीज़ों से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर है अच्छी तो फिर आपके हेल्दी होने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। जेंडर इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है, स्त्री पुरुष में अंतर नहीं करना चाहिए। इक्विटी का मतलब है बराबर समानता का अधिकार आपको देना चाहिए। सोशल जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, समाज में किसी पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, सामंजस्य के साथ रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सब एक ही भगवान के हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कोई क्रिश्चियन हो, चाहे वो भगवान हो, सब एक एक ही के हैं बच्चों। तो आपको कभी धर्म के नाम पर कुछ चीज़ें, जाति के नाम पर अगर आप बातें कर रहे हो तो आपसे छोटी बुद्धि में किसी की मानता नहीं हो। अगर आप किसी से धर्म के बिहाफ पे आप किसी से हेट कर रहे हो, किसी की जाति के हिसाब से हेट कर रहे हो, तो फिर आपकी बुद्धि का स्तर, आप सिलेक्शन के लायक ही नहीं हो। आप इस वीडियो को बंद करते हैं और अपना अपना काम करें। तुम लायक नहीं हो कोई भी जॉब करने के। अगर आप कास्ट और धर्म के बारे में सोच रहे हो तो अरे आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो। सामने वाला इंसान इंसान एक गलत हो सकता है, कोई जाति कोई धर्म गलत नहीं होता है कभी। इन हर गलत इंसान हर धर्म में होते हैं, हर जाति में गलत इंसान होते हैं। तुम ये कैसे मान सकते हो कि कोई पर्टिकुलर जाति पर्टिकुलर धर्म ही कोई गलत हो सकता है, वैसा बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चे। तो दैट इज विद द सोशल जस्टिस, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, किसी से पक्षपात वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चे। और 11वां ये जो है वो कौन सा है बच्चे, दैट इज कम्युनिकेशन। कौन सा है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो ये भी हेल्थ सिस्टम, अगर मैं सपोज करो मेरे जो मैसेज देना चाहता हूँ प्रॉपर मैसेज पहुंच गया तो फिर मैं ये कहूँगा कि चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, ठीक है बच्चे। दैट इज कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और कम्युनिकेशन प्रॉपर होने से क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये सारे जो हैं वो डिटर्मिनेंट हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट हैं हेल्थ के। तो आपको नाम याद रखने, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आपको नाम भी याद रहे। क्लियर बच्चे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैंने आपको 12 डिटर्मिनेंट बताए हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए। अगर मैं हेल्थ के स्पेक्ट्रम की बात करूं, स्पेक्ट्रम का मतलब है एक पैमाना, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो क्या चीज़ें जो हेल्थ नेगेटिव बनाती हैं और क्या चीज़ें जो हेल्थ को पॉजिटिव रखती हैं। हेल्थ के दो स्पेक्ट्रम होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ और नेगेटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है बेटर हेल्थ होना, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन होना, फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस होना, वो तो होता है पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। फिर नेगेटिव स्पेक्ट्रम क्या होता है, नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है किसी भी इंसान को अनरिकॉग्नाइज सिकनेस हो जाना, पता ही नहीं पड़ पा रहा क्या बीमारी हुई है, माइल्ड इलनेस हो जाना, सीवियर सिकनेस हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, ये होते हैं नेगेटिव हेल्थ। तो अगर आपसे स्पेक्ट्रम वैसे कोई नहीं पूछेगा और फिर भी आपको ये वर्ड आया है तो आप सुन लीजिए, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो है वो कितने होते हैं बच्चे, दो होते हैं। पॉजिटिव हेल्थ होती है स्पेक्ट्रम के हिसाब से, पॉजिटिव हेल्थ होती है, और नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, मैंने कहा बेटर हेल्थ। तो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में पॉजिटिव हेल्थ होगी तो हेल्थ कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है बेटर हेल्थ होगी। क्लियर है। और ये कैसा होगा, फ्री फ्रॉम सिकनेस, ये फ्री होगा किसके से, सिकनेस से, फ्री फ्रॉम सिकनेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है। अब मैं बात करूँ नेगेटिव कौन सी होती है, तो नेगेटिव किसी को भी अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड जो भी सिकनेस है वो सब क्या होती है बच्चे, नेगेटिव स्पेक्ट्रम होती है हेल्थ का। ठीक है। कोई भी माइल्ड इलनेस हो जाए या कोई सीवियर इलनेस हो जाए, ये भी नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है, या किसी की डेथ हो जाना हेल्थ का नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है। तो हेल्थ के दोनों स्पेक्ट्रम होते हैं, पॉजिटिव भी स्पेक्ट्रम होता है और नेगेटिव स्पेक्ट्रम भी होता है। कंसेप्ट समझ आया बच्चे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों स्पेक्ट्रम है, आपको याद रखने। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग का काम और चालू हो जाएगा, चैप्टर थोड़ा और इंटरेस्टिंग और अच्छा हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बात बोली थी कि
WHO ने एक वर्ड दिया है वेलबींग, किस में दिया है? डेफिनेशन में। याद है ना डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि किसी भी स्टेट या कोई भी कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, उस माइंड में सेट करो उस वेलबींग को। और मैंने आपसे कहा था कि अब तक आपको लोग ये बताते आए कि फिजिकल क्या होता है, मेंटल क्या होता है, सोशल क्या होता है। मैं यह बताऊंगा कि वेलबींग क्या होता है। तो वेलबींग के लिए कंसेप्ट दिया गया है, और जो WHO की जो डेफिनेशन उसमें वेलबींग दिया गया है, एक्चुअल में इस वेलबींग का मतलब क्या होता है, इस वेलबींग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इस वेलबींग का एक्चुअल मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी। द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी, यानी कंफर्टेबल रहना, हेल्दी रहना और हैप्पी रहना ही कहलाता है वेलबींग। तो याद रखना वेलबींग का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग क्या क्या चीजें बताई बच्चे? एक तो कंफर्टेबल होना, क्या होना? कंफर्टेबल होना। अच्छा, दूसरा क्या बताया बच्चे? हेल्दी होना, कंफर्टेबल होना, हेल्दी होना एंड हैप्पी होना। ये क्या कहलाता है बच्चे? ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। क्या कहलाता है ये? कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कंसेप्ट के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसके अंदर दोनों कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई पूछे वेल बीइंग के कंपोनेंट कितने होते हैं, तो वेल बीइंग के कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट और एक होता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव का तो बताइए जो हमें दिख जाए, और सब्जेक्टिव वो होता है जो वो बोले और हम सुने। तो दोनों कंपोनेंट होते हैं वेलबीइंग के, एक है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट और एक है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट के अंदर दो होते हैं, ये ही तो आपको याद रखना है बच्चे। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमें दिखती है, वो बोलता नहीं है, दिखता है। पैसा बोला नहीं जाता, पैसा दिखता है, कहते हैं ना, वही बात। और एक होता है इसमें लेवल ऑफ लिविंग। तो एक तो मुझे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखता है, एक मुझे उसका लेवल ऑफ लिविंग दिखता है, यानी दोनों जो हैं वो कैसे हैं? वो कहें ऑब्जेक्टिव। अब बात करें सब्जेक्टिव कौन सा होता है, तो बच्चे सब्जेक्टिव होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखती नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बोली जाती है। वो बोलता है, वो खुश है, हम मान लेते हैं कि वो खुश है। तो बच्चे याद रखना कि वेल बीइंग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट के अंदर दो होते हैं, पहला है स्टैंडर्ड लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा है लेवल ऑफ लिविंग। और क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटी जो लाइफ है, वो किसके अंदर आता है? सब्जेक्टिव कंपोनेंट के अंदर आता है। तो वन बाय वन करके हम तीनों पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं बच्चे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेवल ऑफ लिविंग, फिर वापस से हम पढ़ेंगे इसका क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर 1, इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई होप ये आपको समझ आएगा अगर आप ध्यान से बच्चे यहाँ से इस चैप्टर में थोड़ी ग्रिप बना लीजिए। अब तक जो पार्ट था वो रामायण के जैसा था, सुनते जाओगे तो भी कथा बांध दोगे कहीं ना कहीं जाके। अब जो है थोड़ा सा लॉजिकल हो गई इन चीज़ें, एक एक चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो चैप्टर है मैंने हर एस्पेक्ट के हिसाब से और हर ग्रुप के लिए बनाया हुआ है। तो हर ग्रुप का बच्चा यहाँ से शुरू होता है नॉर सेट की कहानी। समझ आए बच्चे? तो नॉर सेट के लिए लेवल के लायक क्वेश्चन बनेंगे इनमें से। चलो ठीक है सर, बताओ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? मैंने कहा मीजर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर डिसाइड होता है? ये कैसे मीजर होता है? मीजर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आप इसे मीजर्स करते हो, मीजर्स, ये मीजर्स है किसका बच्चे? ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कोई सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बताता है कि किसी व्यक्ति का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। समझ में आ रहा है? कितना दाम है और समाज में कितना नाम है, ये इस बात पर डिसाइड होता है, यही मेजर करता है किसको? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो आपने कहा ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ चेक होती है सर? इनकम एंड ऑक्यूपेशन, कितना कमा लेते हो, याद है ना? कितना कमा लेते हो, एक तो ये पूछा जाता है, और करते क्या हो बे? तो इसके अंदर क्या आता है? ऑक्यूपेशन एंड इनकम। आपका व्यवसाय इसके अंदर पूछा जाता है, हाँ या ना बच्चे? और आपकी इसमें सैलरी पूछी जाती है। और क्या देखा जाता है? स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, ये देखा जाता है कि आपके घर कैसा बना हुआ है, कच्चा घर है या पक्का घर है, गोबर नीचे लीपते हो या नीचे मार्बल लगी है, या और स्टैंडर्ड इटालियन मार्बल लगी हुई है। तो स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग देखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। समझ आ रहा है? आपके घर में सैनिटेशन देखा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा घर सुबह सुबह लेके डब्बा निकल जाता हो मार्केट में,
वैसा तो नहीं है कि पता पड़ा जहाँ देखो तुम्हारे घर वाले ही फैले पड़े हैं। तो सैनिटेशन कैसा है और आपके न्यूट्रिशन कैसा है। आपके घर में देखें तो वही 2 सब्जी रोज आलू बना लेते हैं घर वाले, या कुछ नई चीज़ें उगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और क्या देखा जाता है, लेवल ऑफ प्रोविजन। क्या देखा जाता है बच्चे, लेवल ऑफ प्रोविजन। लेवल ऑफ प्रोविजन देखा जाएगा आपने कहा किसका, ऑफ हेल्थ, हेल्थ का देखा जाएगा, घर में कितने लोग बीमार हैं। एजुकेशन का देखा जाएगा, कितने लोग पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ हैं। रिक्रिएशन, घर में टीवी है या नहीं है, या खाली अखबार से काम चला रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ों का लेवल ऑफ प्रोविजन देखा जाएगा, हेल्थ का भी, एजुकेशन का भी, रिक्रिएशन, और भी कई चीज़ें हैं। ये क्या डिसाइड करती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिसाइड करती हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो इसका मतलब सर ये हुआ, ये किस पर डिपेंड करेगा, मैंने कहा इस पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा ये का मतलब क्या होता है, इट डिपेंड ऑन पर कैपिटा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि आपके कंपैरिजन, यानी ये किस पर डिपेंड करता है, ये पर कैपिटा जीएनपी पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। ये इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा, पर व्यक्ति की, पर कैपिटा बताया था ना मैंने। इट डिपेंड ऑन पर कैपिटा जीएनपी। जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। क्लियर है। सो दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। आफ्टर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेकंड है बच्चे लेवल ऑफ लिविंग। कौन सा है, लेवल ऑफ लिविंग। अब लेवल ऑफ लिविंग क्या होता है वो भी देखते हैं। लेवल ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चे लेवल ऑफ लिविंग का 9 कंपोनेंट होते हैं। लेवल ऑफ लिविंग के 9 कंपोनेंट होते हैं जो कि आपको याद रखना है। आपने कहा 9 कंपोनेंट में कौन कौन से हैं सर, वो बता दीजिए। 9 कंपोनेंट आपके सामने में लिख दूंगा, आप पहले देख लीजिए। 9 कंपोनेंट्स हैं लेवल ऑफ लिविंग के। 9 कंपोनेंट है जो आपके डिसाइड करते हैं। आपने कहा कौन कौन से हैं वो, तो दैट आर द लेवल ऑफ लिविंग के टोटल कितने कंपोनेंट है, 9। एक कंपोनेंट होता है हेल्थ, फिर होता है फूड कंजप्शन, फिर होती है आपकी हाउसिंग, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपके कपड़े, आपका रिक्रिएशन की फैसिलिटी, आपके लेजर, आपके आराम बिताने के संसाधन, आपकी एजुकेशन, और आपका ऑक्यूपेशन। ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चे, 9 कंपोनेंट होते हैं किसके, लेवल ऑफ लिविंग के। समझ आ रहा है बच्चे। तो लेवल ऑफ लिविंग के कितने कंपोनेंट बताए बच्चे मैंने आपको, 9। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मैंने बता दी कैसे कैसे चेक होती है, मैंने वो बता दी। तो नाउ हम आपको क्या बता चुके हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ वेल बीइंग का। यहाँ से थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाता है, और अब हम देख रहे हैं बच्चे क्या, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा ये तो सब्जेक्टिव है, बताएगा वही तो समझ में आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ ये देखी जाती है कि आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज परसीव्ड बाय ईच अदर। दूसरे उसे किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि आपकी सोशल, मेंटल और आपकी फिजिकल जो वेलबींग है, दूसरे उसे किस प्रकार से देख रहे हैं। तो सर इसे कैसे इवेल्युएट किया जाता है, इट इज इवेल्युएट बाय द सब्जेक्टिव फीलिंग और हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस अबाउट द लाइफ कंसर्न। किसी भी चीज के प्रति आपकी खुशी, आपका व्यवहार, आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग वही बताती है किसका, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो बच्चे याद रखना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप सुन रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे डिसाइड होती है, इट डिसाइडेड बाय subjective feeling regarding any concept। किसी भी चीज के प्रति जो आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है उस पर डिसाइड होता है, उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। सर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में एक बताओ, इसके मीजर कौन कौन से हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के 3 मीजर हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बच्चे 3 मीजर हैं। आपने कहा ठीक है, नाम बताओ। पहला है PQLI। PQLI क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है PQLI, ठीक है। PQLI के बाद है HDI। HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर क्या है सर, HPI। HPI क्या होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स।
ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहलाता है HPI। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताएगी। और ये कैसा बताया था मैंने, ये सब्जेक्टिव बताया था। कैसा बताया था? सब्जेक्टिव। और ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ? हेल्थ के साथ मैं क्या चेक कर रहा हूँ? वेल बीइंग। क्या चेक कर रहा हूँ? वेल बीइंग का कौन सा एस्पेक्ट है? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट में कौन सा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसके अंदर तीन होते हैं, PQLI, HDI और HPI। क्या इतना समझ में आया बच्चे? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट हमारे सामने है PQLI। चाहो तो पूरा नाम लिख लो, चाहो क्या लिख ही लो। फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है PQLI। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर कितने होते हैं। इसके इंडिकेटर को याद करने का, PQLI के इंडिकेटर्स को याद करने की ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? ऐसे ही है, इंडिकेटर। इसके इंडिकेटर होते हैं पिल। क्या होते हैं? पिल। पिल जानते हो? आई पिल खाई है ना तुमने, वही। तो ये जो पिल है वो होता है बच्चे। अब आपने कहा पिल का मतलब क्या होता है, बस ऐसे कर लो कि PQLI के तीन इंडिकेटर होते हैं। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इसका पहला इंडिकेटर होता है। एल का मतलब क्या है सर? फिर इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका दूसरा इंडिकेटर होता है। और एक एल क्या है? लिटरेसी इसका थर्ड इंडिकेटर होता है। तो इसके टोटल पी के टोटल कितने इंडिकेटर होते हैं? PQLI यानी पी के हैं तीन इंडिकेटर, इसने कहते हैं पिल। पी के तीन इंडिकेटर, ILL। आई मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी, एल का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एक एल का मतलब होता है लिटरेसी। तो इसके तीन इंडिकेटर हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है। तो दोबारा आ जाओ, मैंने कहा पहला क्या बता रहे थे? पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी, फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और फिर क्या है? लिटरेसी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेके 100। इसकी रीडिंग कहाँ से होती है? 0 से लेके 100। इसकी रीडिंग कैसी होती है? मैंने कहा 0 से लेके 100। तीनों की वैल्यू 0 से 100 होती है। इनके एवरेज को PQLI क्या लेते हैं? इनके जो एवरेज आएगा, एवरेज को हम क्या कहेंगे? PQLI। अब इनका एवरेज क्या होगा? इनका अगर एवरेज निकालना है तो वो भी क्या आएगा? 0 से 100 के। तो क्योंकि क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने तीनों हैं उनको जोड़ दो, 3 से भाग दे दो। अब तीनों को जोड़ के 3 का भाग दोगे तो वही आएगा ना जो एक का है। अरे समझ में आ रहा है? तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे तो एक का ही निकल के आएगा ना। तो PQLI एवरेज निकालते हैं किसका? इन तीनों का। PQLI की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 से लेके 100। तो कोई पूछे आपसे PQLI की वैल्यू किसमें वेरिएशन करती है? दैट इज द 0 to 100 के बीच में वेरिएशन करती है। समझ में आ रहा है बच्चे? एक चीज और याद रखना, इट डज नॉट टेक पर कैपिटा GNP। ये पर कैपिटा GNP नहीं देखते हैं। ये हम कहाँ देख रहे थे? ये हम इससे पहले वाले में देख रहे थे। समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर हम पर कैपिटा GNP नहीं देखते हैं। तो आपका एम क्या है? एम इज अटेन PQLI 100। आपका एम क्या होना चाहिए? एम है अटेन PQLI इजकल टू 100। ये हमारा गोल है कि हम PQLI 100 चाहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो PQLI डज नॉट मीजर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस लाइन को याद रखे ना। PQLI डज नॉट, PQLI डज नॉट मीजर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ को मीजर नहीं करता। कौन? PQLI। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चे। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? PQLI। PQLI के बाद नंबर सेकंड किसका आता है? दैट इज HDI। HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? मैंने कहा इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर होते हैं किल। आपने किल का मतलब होता क्या होता है? देखिए, इट इंक्लूड, वहां पिल था या किल है? इट इंक्लूड। के का मतलब क्या है? फिर के का मतलब क्या है? नॉलेज फॉर एजुकेशन इंडेक्स। आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ एजुकेशन इंडेक्स। एक तो ये के है इसके अंदर। फिर आई क्या है? इनकम।
आई क्या होती है बच्चे, इनकम। अब इनकम का मतलब क्या है, रियल जीएनआई, रियल जीएनआई पर कैपिटा, वो होती है इनकम। रियल जीएनआई पर कैपिटा। आपने कहा था जीएनआई क्या होती है, जीएनआई का मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम। क्या होती है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम को कहते हैं जीएनआई। तो ये पहला है नॉलेज पे डिपेंड, दूसरा है इनकम, और तीसरा है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे। एल का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, टोटल नहीं, एट बर्थ इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे के आई एल है किसके अंदर, एच डी आई के अंदर, जो आके आपके सामने मैंने लिखे हैं। के का मतलब नॉलेज फॉर एजुकेशन इंडेक्स, आई का मतलब इनकम है, और एल का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्लियर है। अब बात करते हैं सर एच डी आई की रेंज कितनी होती है। एच डी आई है, उस पी क्यू एल आई की कितनी थी, 0 से लेके 100। एच डी आई की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 1। क्लियर बच्चे, ठीक है। एच डी आई की रेंज होती है 0 से लेके 1। ठीक है सर। अगर किसी की एच डी आई, अगर किसी की एच डी आई 0.8 से ज़्यादा या बराबर है तो इसे कहते हैं हाई एच डी आई। क्या कहते हैं, हाई एच डी आई। हाई एच डी आई यानी इसकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, रही से मतलब पर इंसान की इनकम काफ़ी ज़्यादा है, ये मान के चलो आप। ठीक है बच्चे। तो हाई एच डी आई कितना होता है, 0.8। और इसके अंदर टोटल कितनी कंट्री आती हैं, 51 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू, कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी एच डी आई 0.8 से ज़्यादा है। क्लियर है। अगर किसी की 0.7 से लेके कितना है, 0.799 है, तो इसे बोलेंगे बच्चे, इसे कहेंगे, पहला कौन सा था, हाई, वेरी, पहला था सॉरी वेरी हाई, कौन सा था, वेरी हाई, इसे कहेंगे हाई एच डी आई। क्या कहेंगे, हाई एच डी आई। इसके अंदर आती हैं 54 कंट्रीज। क्या आती हैं बच्चे, टोटल 54 कंट्रीज के अंदर आती हैं हाई एच डी आई के अंदर। कितना होता है हाई एच डी आई, 0.7 से लेके 0.7999। क्लियर बच्चे। अगर कोई कहे कि कितने से, 0.0550 से 0.0699 के बीच में आ रही है, इसे कहेंगे मीडियम एच डी आई। क्या कहेंगे, मीडियम एच डी आई। और मीडियम एच डी आई में कितनी कंट्री आती हैं, टोटल 42 कंट्रीज आती हैं इसके अंडर में। यानी इस रेंज में कितनी देश आ रहे हैं, 42 देश आ रहे हैं। इंडिया भी इसी में है। तो आपसे कोई पूछे इंडिया एच डी आई की कौन सी रेंज में, मीडियम एच डी आई की रेंज में होता है, कौन, इंडिया। इंडिया की बात आएगी तो इंडिया की रैंक भी जान लो, 132 रैंक है आज, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अप्रैल 2023, तब तक ये 132 है। कल बदल जाए तो मेरे सर पे आके मत नाचना, ये हर साल चेंज होती है, हर महीने भी चेंज हो जाती है। समझ में आए तो हर बार चेंज होती रहती है। तो कंफर्म है 132 है, बुक में 131 लिखा होगा, बदल गया है, 132 है। और 132 में पूछा जाए कि हमारी एच डी आई एक्चुअल में है कितनी, रैंक हमारी 132 है पूरे वर्ल्ड में, और हमारी एच डी आई कितनी है, 0.633। ये हमारी एच डी आई है, किसकी, भारत मेरी माता और भारत मेरा देश, इसकी एच डी आई है 0.33। समझ आए बच्चे। अगर किसी की एच डी आई लेस देन 0.55 है, अगर किसी की एच डी आई लेस देन 0.5, इसे कहते हैं लो एच डी आई। क्या कहते हैं, लो एच डी आई। और लो एच डी आई में कितनी कंट्री आती हैं, इसके अंदर 41 कंट्रीज आती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो कितनी कंट्रीज हो गई, 41 कंट्रीज। अगर पूछे सर हाईएस्ट किसकी होती है, हाईएस्ट एच डी आई पूरी दुनिया में किसकी है, ओल्ड डाटा जो है, जो पुराना डाटा है, वो है नॉर्वे। अब कोई कहेगा मास्टर के हम तो वो बता रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। अबे चपड़गंजू, किताबों में मत पढ़, ये अखबार की चीज़ें हैं, ये रोज़ चेंज होती हैं, किताबों में रोज़ चेंज नहीं होते हैं। अपडेट रहा कर भाया, फिर तू जाके पहुंचेगा कि हमने मीजल्स कह दिया, बैक्टीरिया से, वायरस से, नया डाटा है। अरे मंद बुद्धि, पढ़ता रहेगा तभी समझ में आएगा ना तेरा कुछ। ओल्ड डाटा क्या है, नॉर्वे है, और न्यू डाटा जो है एच डी आई का, दैट इज स्विट्जरलैंड। क्या है बच्चे, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड का कितना है बच्चे? 0.962। तो सर नॉर्वे का कितना है? थोड़ा सा पीछे रह गया, 0.961। ये नॉर्वे है और यहाँ लीड कर गया है कौन? स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा बच्चे? हमने ये पढ़ा HDI के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? HDI के बारे में। आफ्टर HDI नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग, थर्ड नंबर पे सी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI। HPI क्या नाम बताया था? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI के बारे में बात कर रहे हैं। ये पुराना नाम है HPI। आजकल इसे किस नाम से जानते हैं? फिर बोलेंगे ये नई नई चीज़ें बताते हैं, गलत बताते हैं। अरे नहीं रे, कभी गलत बताया तुझे? ऐसे दिल छोटा मत कर। नाउ नोन है, जिसे बोलते क्या है? MDPI। इसे बोलते हैं MDPI। अब MDP क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है HPI को। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सर इसके इंडिकेटर क्या हैं? किसके? HPI के। इस सब के इंडिकेटर हैं तो इसके भी इंडिकेटर्स तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सबसे पहला इसका इंडिकेटर होता है हेल्थ। हेल्थ इसका इंडिकेटर होता है। आपने कहा हेल्थ में किसकी? दोनों में से याद देखो, एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी देखो, क्योंकि मोर्टेलिटी ये बताएगी हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक इनका न्यूट्रिशन का स्टेटस। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो न्यूट्रिशन देखना है और क्या देखनी है? चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर हेल्थ देखना चाह रहे हो। दूसरा इसमें देखा जाता है एजुकेशन। क्या देखा जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन में भी दो हैं। एक तो ये कि ईयर ऑफ स्कूलिंग के एवरेज कितना साल बच्चा स्कूल गया है। कोई कुछ बच्चे 10 साल जाते हैं, कुछ बच्चे 4 साल जाके घर के काम में लग जाते हैं। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग देखी जानी है। और एक इसमें देखा जाना है जब तक स्कूल गया था तब तक स्कूल अटेंडेंस कैसा था। तो स्कूल अटेंडेंस देखी जाती है। तो एजुकेशन में हम दो चीज़ देखते हैं इसमें, एक तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक देखते हैं स्कूल अटेंडेंस। और नंबर थर्ड पर इंडेक्स इसके जो है वो है बच्चे लिविंग स्टैंडर्ड। कौन सा है? लिविंग स्टैंडर्ड। और लिविंग स्टैंडर्ड में आप क्या देखोगे? तो बेटा लिविंग स्टैंडर्ड में हम जो चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुकिंग फ्यूल कौन सा है। मतलब मिट्टी के तेल पे खाना बनता है या अभी भी गैस वैस व्यवस्था है। समझ आए? तो खाना बनाने की कैसी व्यवस्था है इस पे डिपेंड करता है। तो कुकिंग का देखते हैं, कुकिंग फ्यूल जो फ्यूल है वो कौन सा यूज हो रहा है, मेथड कौन सा यूज हो रहा है, लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंची है या नहीं पहुंची है। क्लियर बच्चे? और सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी है? तो सैनिटेशन यानी लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, सैनिटेशन आपको देखना है। और क्या देखना है? ड्रिंकिंग वाटर कैसा है बच्चे? क्या है? ड्रिंकिंग वाटर कैसा है। क्लियर बच्चे? और क्या करते हैं? हाउसिंग कैसी है, कच्चा या पक्का है। मैंने बताया था ना आपको, हाउसिंग के बारे में देखना है। और आपको एसेट्स देखने हैं, इनके पास टोटल संपत्ति कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं किसके अंदर? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर। तो इसके तीन इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है और लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। ये किसके हैं बच्चे? दैट इज़ फॉर HPI, जिसे आजकल कहते हैं MDPI। सर MDPI की रेंज क्या हो गई है? MDPI की जो रेंज है वो होती है 0 से लेके 1। MDPI की रेंज कितनी होती है बच्चे? 0 से 1 होती है। बात है कि किस वैल्यू को आप कहोगे पॉवर्टी, किसे कहोगे बिना पॉवर्टी। हाँ है ना बच्चे? तो अगर किसी का 20 से लेके 0 से 1, समझ रहे हो? मतलब 100% हो गया अगर एक आया है तो। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो अगर किसी की 20 से लेके 33.33% अगर वो आ रहा है, हाँ या ना बच्चे, तो दैट इज द वल्नरेबल फॉर पॉवर्टी। मतलब अभी तो नहीं हुआ पर ये खतरा है क्या होने का? पॉवर्टी होने का। वल्नरेबल फॉर पॉवर्टी, इसे गरीबी आ सकती है, पॉवर्टी। क्लियर बच्चे? अगर किसी का मोर देन 33.33% है तो इट इज नॉन एज द पॉवर्टी। इसे क्या बोलेंगे? पॉवर्टी बोलेंगे। और अगर किसी का 50% से ज़्यादा है सो दैट इज नॉन एज हाई पॉवर्टी। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? हाई या सीवियर पॉवर्टी बोला जाएगा। तो याद रखना, मैंने आपको ये कहा जितना कम होगा उतना बढ़िया है, जितना ज़्यादा हो उतना नुकसान है। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? HPI या MDPI के बारे में। ठीक है, तो MDPI हो गया। अब इसका लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, दैट इज BPI।
अब बीपीआई क्या होता है बच्चे? बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं इसको, बीपीएल कह लो, बीपीएल। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। सिंपल भाषा में कहूँ तो ईडब्ल्यूएस, आजकल जो तुम बनवा रहे हो उसी में आते हैं, ठीक है बच्चे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। किसे कहोगे सर आप गरीब? किसे कहोगे गरीबी रेखा के नीचे है? अगर किसी व्यक्ति का कैलोरी इंटेक दो चीज़ों से जैसे होता है, एक तो इनकम, पर कैपिटा इनकम, और एक कैलोरी इंटेक। तो पहला है बच्चे कैलोरी इंटेक। अगर किसी का कैलोरी इंटेक कैसा है? अगर किसी का कैलोरी इंटेक रूरल गांव में, यानी कि गांव में रहने के बाद भी अगर किसी का कैलोरी इंटेक लेस देन 2400 किलो कैलोरी पर डे है, समझ में आ रहा है, तो वो गरीब है। और अर्बन शहर में रहने के बाद भी अगर उसका पर डे का कैलोरी कंजप्शन जो है वो लेस देन 2100 किलो कैलोरी है, तो फिर वो गरीब ही माना जाएगा, ये याद रखना। तो कैलोरी के हिसाब से गरीब वो हैं जिनके गांव में 2400 से कम कैलोरी ले रहे हैं और शहरों में 2100 से किलो कैलोरी से कम ले रहे हैं, वो होते हैं गरीब। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात करें, पर कैपिटा इनकम, पर घर के हर व्यक्ति की इनकम के बारे में बात करूं तो पर कैपिटा इनकम आप देखिए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ रूरल वाले क्या कहते हैं और अर्बन वाले क्या कहते हैं। रूरल में कौन गरीब है और अर्बन में कौन गरीब, इसकी दो कमेटी आई थी। एक कमेटी की रिपोर्ट ऐसे कहते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो तेंदुलकर नहीं, हाइट कम फाइट ज़्यादा, वो तो सचिन तेंदुलकर है भाई। तेंदुलकर कमेटी की एक रिपोर्ट आई उसके हिसाब से, और एक आई थी रंगराजन, रंगराजन, रंगराजन के हिसाब से आई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो तेंदुलकर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर किसी बच्चे का, किसी इंसान का, पर किसी फैमिली का पर कैपिटा इनकम 27 रुपये पर डे से कम है तो वो बीपीएल है, गरीब माना जाएगा। और शहरों में अगर किसी की पर कैपिटा इनकम 33 रुपये पर डे से कम है तो उसे गरीब माना जाएगा, ऐसा तेंदुलकर कहता है। रंगराजन कहता है कि अगर किसी की गांव में 32 रुपये पर डे कैपिटल पर डे से कम है, 32 रुपये पर डे से कम इनकम है पर कैपिटा फैमिली की, तो वो गरीब है। और शहरों में जिसकी लेस देन 47 रुपये पर कैपिटा या पर डे कम है बच्चे, तो वो क्या कहलाएगा? शहरों के हिसाब से गरीब कहलाएगा। तो मैं ये बता रहा था बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन कौन से लोग आएंगे, वही जिनकी कैलोरी इंटेक कम है या जिनके बच्चे पर कैपिटा इनकम कम है। दो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। मैंने वापस से बता रहा हूँ, वेल बीइंग के बारे में हमने बात किया है। वेल बीइंग के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा दो होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक होता है लेवल ऑफ लिविंग। फिर हमने देखा सब्जेक्ट के अंदर दो क्या होता है, एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम जब चेक करते हैं बच्चे, तो उसके अंदर हमें तीन चीज़ देखने को मिलती है, एक होता है PQLI, एक होता है HDI और एक होता है HLI। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा और पढ़ाया, दैट इज़ BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में मिलेंगे वापस कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।